हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों 14 और 15 दिसंबर वाले दोनों एग्जाम हो चुके हैं आपको। और व्हाट डू यू थिंक, 14 दिसंबर वाले और 15 दिसंबर वाले दोनों बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका पेपर कैसा रहा। पर्सनली मेरा ओपिनियन जानिए तो मैंने 14 और 15 दिसंबर वाले दोनों एग्जाम को देखा है, अच्छे से एनालाइज किया है। तो जो 15 दिसंबर का एग्जाम था वो इट इज मच मोर कंसेप्चुअल, मच मोर टफर। यस, मैं कह सकता हूं ये एग्जाम कंपैरेटिवली 14 दिसंबर के एग्जाम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है। ओके, और टफ है, थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है, ज्यादा डीप नॉलेज पूछी गई है। और आउट ऑफ द बीट क्वेश्चन गए हैं, जो ट्रेडिशनल था, जो हमारा एक तरीके से ट्रेडिशन था, ट्रेडिशनल की वे से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मैं खुद बताऊं, जिस तरीके से मैंने जो टॉपिक कवर करे थे, है ना, मैं ऑनेस्टली भी बताऊं, मैं और लोगों की तरह नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मेरे पढ़ाई वे से आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बट देखते हैं। फिर भी देखो, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्लियर। मैथमेटिक्स सेम सही था। ठीक है, मैथमेटिक्स में इश्यू नहीं था, लेकिन जो साइंस पोर्शन था वो मच मोर टफर था देन अर्लियर वन। ठीक है, ओके। चलो आज हम सॉल्यूशन लगाने वाले 15 दिसंबर के एग्जाम के बारे में। ठीक है बेटा, निराश नहीं होना है। जिन बच्चों का पेपर अभी उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गया नहीं है, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। अभी ओरिजिनल आंसर की आने दीजिए। ठीक है, क्या पता वो आंसर आपका ठीक चला जाए। ठीक है बेटा, चलो ओके। अब निराश नहीं होना है और नेवर क्विट, कभी भी क्विट नहीं करना है आपको। ठीक है, लगे रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम 15 दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका साइंस पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बताएंगे हम आपको। अ टीचर गिव्स फॉलोइंग मटेरियल ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप को उसने क्या दिया बेटा, 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब स्ट्रिप्स दी, अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट दी और सम पीसेस ऑफ बेंगल्स। ठीक है, तो इन चीजों से क्या बनेगा। कभी आपने अगर कैलिडोस्कोप बनाया है तो कैलिडोस्कोप के अंदर आपने देखा होगा, यहां पे क्या होती है, ये रेक्टेंगुलर जो मिरर है होते हैं ये। ठीक है, ओके। यहां पे क्या होता है बेटा, ये नीचे वाला, इसको, इस बेस को या तो आप ट्रायंगुलर कर सकते हैं या फिर गोल भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, समझ के। इसके अंदर अगर आप बेंगल्स रख दो थोड़ी देर, थोड़ी बहुत यहां पे, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बड़ी अच्छी दिखाई देती है, एक सीक्वेंस वाइज दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कैलिडोस्कोप बनता है। क्या बनता है बेटा, कैलिडोस्कोप बनता है। तो पहला आंसर तो कैलिडोस्कोप होगा। अच्छा, ये न्यूटन डिस्क नहीं, डिस्क तो नहीं बन सकती। क्या देने से, 2 प्लेन मिरर ऑफ हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, उससे बना सकते हैं पेरिस्कोप। क्या बना सकते हैं, पेरिस्कोप। कैसे बना सकते हैं, हार्ड कार्डबोर्ड लो, ठीक है, 2 मिरर लो, एक मिरर यहां पे रखो 45 डिग्री पे, एक यहां पे, तो यहां पे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ऐसे रे आएंगी उनको हम देख सकते हैं, समझ के। ओके, तो इसको बोलते हैं हम पेरिस्कोप। तो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, 100% आपको जो हम श्योरिटी के साथ ही आंसर बताएंगे। अगर कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आपको पहले बता देंगे बेटा। ठीक है, ये डाइसी है, हम ओरिजिनल आंसर की का वेट करेंगे। ठीक है, गलत आंसर नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। बिल्कुल सही बात है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्रेंड नहीं होते, जो दुश्मन की तरह एक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स, ये बात बिल्कुल गलत है कि वो जो फूड को हमारे प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। नहीं नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। देखो, मेडिसिन बनाई जा सकती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो डिकम्पोज होती है चीजें, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी करते हैं, यस। बस वो क्या करते हैं, फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं बेटा, फूड आइटम को वो प्रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अरे भाई जूम हो जाओ। वाह, ठीक है, थोड़ा सा फट रहा है जूम करने से, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज, देखते हैं एक बार, दिख रहा है, विजिबल है, हाँ मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो, सबसे पहले फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं है।
फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, कौन सी चीज से उपजाऊपन बढ़ता नहीं है। ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली एवरी सीजन, बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाती है इससे तो क्रॉप फर्टिलिटी बढ़ती है भाई। एक बार बाजरा बो दिया, एक बार कुछ और फसल बो दी, एक बार ज्वार बो दी, है ना, तो क्रॉप रोटेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो होना चाहिए। उससे क्या होगा, एक टाइप के मिनरल्स कंज्यूम नहीं होंगे, है ना। अगर एक ही फसल बोते जाएंगे तो सारे वो वाले मिनरल खत्म हो जाएंगे जो उस फसल को चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए। मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रॉप्स, यस, एक सीड यहां लगाया, एक सीड यहां लगाया, दूर मेंटेन डिस्टेंस रखनी चाहिए ताकि इसके न्यूट्रिशन ये कंज्यूम ना कर पाए, इसके न्यूट्रिशन ये कंज्यूम ना कर पाए। सब्स्टिट्यूट फर्टाइल बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, नहीं, गलत बात है, यही आंसर है हमें। नॉट कह रहा है, नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी को इंक्रीज ना करे। देखो फर्टिलाइजर्स तो ऐसे होते हैं ना बेटा, जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स तो हार्मफुल होते हैं। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक जो मेन्योर होता है, खाद होती है जो गोबर वाली, वो ज्यादा फर्टाइल होती है, समझ गए, वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। हाँ, इसके अंदर कुछ मिनरल्स ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लेकिन बेटा उससे फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी, समझ के। तो हमारा सही तरीका यह है कि हम खाद यूज करें, ऑर्गेनिक खाद यूज करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिसिस इन फ्रॉग। देखो मेटामॉर्फिसिस इन फ्रॉग का मतलब होता है कि देखो फ्रॉग जब जन्म लेता है भाई, लार्वा से वो बनता है, क्या नाम है, एग्स होते हैं, फिर एग से फिर आगे साइकिल, मतलब एग साइकिल की बात कर रहा है, फिर और मैच्योर होता है, फिर एक फ्रॉग बन जाता है ना। तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फिसिस बोलते हैं। और मेटामॉर्फिसिस का मतलब होता है कि बेटा उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए। कह रहा है विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल मतलब ग्रोथ हो रही है उसकी, और ग्रोथ के लिए हमारा थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन इज द रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो सब चाहिए, तो ये आंसर इसका ठीक रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है अ टीचर वाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ लर्नर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टरनेटिव कंसेप्शन। नॉट, ये ध्यान रखना है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, नॉट और क्या क्या है। देखो, एडिंग ऑक्सीजन इन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, यस, ऑक्सीजन को ऐड करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर। देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए हमारे ग्रेफाइट और डायमंड, और ग्रेफाइट डायमंड का मतलब क्या होगा? उनका एटॉमिक नंबर। देखो अगर कार्बन है तो कार्बन के सारे भी जितने भी एलोट्रॉप्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, ठीक है। अच्छा, कार्बन एटम इन ब्लैक इन कलर, नहीं, एटम का कलर आप ये नहीं बोल सकते कि एटम, जो कार्बन का एटम है वो कैसा होता है, हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो कलर नहीं डिटरमाइन करता है ये, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि एटम का कलर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, समझ के। ओके, नेक्स्ट, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट साइंटिफिक एनालॉगी। देखो एनालॉगी का मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है। फ्यूल बर्न्स लाइक अ फायर, देखो फ्यूल जब बर्न होता है तो वो फायर लाइक फायर जैसा ही होता है। बैटरी और फ्लैश लाइट, आप फोन की बैटरी की फ्लैश लाइट ऑन करो तो वो बिल्कुल हेडलाइट ऑफ कार, जैसे कार के लिए हेडलाइट काम करती है ना, वही हमारे लिए फोन की बैटरी काम करेगी, उसकी फ्लैश लाइट। प्योर गोल्ड सॉफ्ट एज बटर, बिल्कुल प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें कॉपर कंटेंट डाला जाता है, जिसकी वजह से वो कैरेट चेंज हो जाता है, वो 24 से 22 कैरेट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यस, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एनालॉगी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे माइटो, इट्स जस्ट स्टेटमेंट। क्लियर है बेटा? ओके, तो इसका आंसर ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अ टीचर ऑर्गेनाइज डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास। वो डिबेट कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। कुछ बच्चे उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, कुछ भाई फेवर में बोलेंगे। तो वो क्या चाहता है, इससे क्या करना चाहता है? सबसे पहले टू मेक द अंडरस्टैंड द कंसेप्शन कनेक्शन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यस, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो बच्चों को बताना चाहता है कि भाई आजकल साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि न्यूक्लियर एनर्जी से यूज हो सकता है उसका, ठीक है, और सोसाइटी में क्या रोल होगा उस न्यूक्लियर एनर्जी का। टू फॉर्मुलाइज लर्नर विद इश्यू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे बेटा? कुछ बच्चे बोलेंगे उसके अगेंस्ट में, नहीं इससे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो इस बारे में ग्लोबल कंसर्न के कुछ आ सकते हैं। टू प्रमोट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
about the nuclear they are talking about nuclear energy, not about the nuclear reactors, ठीक है. सो ये नहीं होगा इसमें. टू मेक द अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है. सो आंसर क्या हो जाएगा? डी. सी नहीं होगा, और सी नहीं किस में नहीं है? इसमें नहीं है. ए बी डी. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. देखो अब कह रहा है कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. इन्वेस्टिगेशन इन साइंस में इन्वॉल्व द रिपीटेड एक्शन और एनी नॉट कंसिस्ट है ना. कौन सी चीज कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस को, मतलब समकालीन साइंस को, यानी अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में साइंस के कह रहा है कि कौन कौन सी चीजें कंसिस्ट नहीं करती है साइंस के प्रेजेंट टाइम की साइंस में, समझ के. ओके, तो इन्वेस्टिगेशन इन साइंस में इन्वॉल्व रिपीटेड एक्शन ऑफ ऑन एनी वन और ऑल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ, ये तो करती है भाई. लॉजिकल अप्रोच भी होती है, ठीक है. फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी. मुझे लगता है आंसर यही होना चाहिए इसका कि फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड ओनली वन साइंटिफिक डिस्कवरी, कि हम सिर्फ साइंटिफिक मेथड हम फॉलो करें तो ही हमें साइंटिफिक, द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी, तो ही हमें साइंटिफिक डिस्कवरी मिलती है. समझ के? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड डज नॉट हेल्प टू मेक द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ जजमेंट. देखो मैं बताऊं ऑनेस्टली, मुझे ना दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है. आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, या तो ये आंसर इसका ये होगा थर्ड या फोर्थ, ठीक है. क्योंकि ये भी हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है, एस्थेटिक वैल्यू में हमारी और जजमेंट में साइंटिफिक मेथड हेल्प करते हैं, तो प्लीज ये चीज हम इसका आंसर की का वेट करेंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है. सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये वाला है जिसमें हम थोड़ा सा डाइसी हैं. आगे क्लियर है. कंसीडर द फॉलोइंग एक्सट्रप्ट. ओके, बोहर्स थ्योरी मार्क रिवॉल्यूशन इन साइंस. इट लीड्स टू proposition of stationary energy states of electron in which the electron does not radiate energy. देखो बोहर थ्योरी आई, बोहर से पहले कौन आया था? थॉमसन आया, थॉमसन के बाद बेटा रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद आया नील्स बोहर. तो मतलब उन्होंने क्या करा, जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, ठीक है, उन्होंने उन मॉडल्स को, एटम के मॉडल को और इंप्रूव करता रहा. तो क्या एटम का मॉडल एक जगह रुक गया? नहीं, एटम का मॉडल और प्रोग्रेस होता गया, एटम के बारे में और जानकारी मिलती रही. तो हम कह सकते हैं साइंस इज ए टेंटेटिव, अस्थाई है. मतलब साइंस के अंदर प्रोग्रेसिव है. ऐसा नहीं कि जो चीज शुरू में डिस्कवर कर ली थॉमसन ने तो वही बिल्कुल वही सत्य है, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा. तो इसका आंसर है कि साइंस इज ए टेंटेटिव. टेंटेटिव का मतलब है चेंज होता रहता है, ठीक है. और यही क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल रिलेट करता है. कह रहा है साइंस अंडरगोज ए पैराडिग्म्स शिफ्ट. अब पैराडिग्म शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज, मतलब पैराडिग्म्स का मतलब होता है एक तरीके से एक मिसाल, है ना. साइंस अंडरगोज एक मिसाल शिफ्ट. देखो अगर कोई मिसाल कायम हो गई है ना, कोई एक आइडियोलॉजी कायम हो गई है, क्या वो फिक्स रहती है? नहीं. मैंने अभी बताया कि थॉमसन का मॉडल को चेंज कर दिया किसने? है रदरफोर्ड ने, है ना, और रदरफोर्ड को बोहर ने. तो कोई बात नहीं, अगर एक मिसाल उस टाइम कोई कह नहीं सकता था कि रदरफोर्ड का मॉडल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, लेकिन जब डिस्कवरी हुई तो शिफ्ट हुई है उस चीज से. हाँ, तो इसका मतलब पुराने जो आइडिया है, पुरानी जो थ्योरी है, वो डिस्कार्डेड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस. नए एविडेंस, नए सबूत आ जाते हैं तो वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं. यस, तो ये बात भी सही है कि जो पैराडिग्म्स है हमारे पास वो भी शिफ्ट होते रहते हैं, वो भी चेंज होता है. कि मिसाल हमेशा मिसाल नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, ठीक है. तो क्यों? क्योंकि नई थ्योरी आ जाती है उसको. तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है. तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ओके, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर. मुझे ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये जो टीचिंग पेडागोजी है, ये थोड़ा सा मुझे टफर लगा कंपैरेटिवली, ठीक है. ओके, प्रीवियस वन थोड़ा इजी था और कम क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी लग रहे हैं मुझे. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर फॉर नर्सिंग क्रिएटिविटी. देखो एंगेजिंग स्टूडेंट इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क. बिल्कुल बच्चे को एंगेज रखो इंक्वायरी और डिस्कवरी में. हाईलाइटेड राइट और रॉन्ग पर्सन वाइल इन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट. नहीं, हाईलाइट नहीं कर सकते भाई ये अच्छा बच्चा नहीं है. इंकरेज कर सकते हैं हम
इंक्रीजिंग लर्निंग टू राइट फाइंड आंसर, नहीं आंसर ओरिएंटेड होने नहीं चाहिए हमारी नॉलेज। तो बी और सी मतलब ए और सी आंसर ठीक है हमारा, ठीक है। तो बच्चे को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए बस तेरे को आंसर ही आंसर लेके आना, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको इंकरेज करना चाहिए नई नई चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला, टीचर ड्यूरिंग ए क्लास टीचर शेयर्ड विद हर लर्नर दैट क्रेडिट इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो थॉमसन अल्फा एडिशन था, तो बहुत बार उसने काम किया बल्ब बनाने के लिए। आपने पढ़ा भी हो कोटेशन में कि वो 1000 बार उसने बल्ब का डिस्कवरी की, लेकिन 1000 टाइम बाद उसको क्या नाम है कामयाबी मिली। तो इससे क्या सीखते हैं हम? बच्चे ने उसको स्टोरी बताई, मतलब टीचर ने उसको स्टोरी बताई बच्चों को, तो उससे क्या सीखते हैं? सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि साइंस इज अ कलेक्टिव इंटरप्राइजेस। मतलब साइंस क्या है? एक विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है। मतलब विज्ञान के अंदर क्या होता है? सामूहिक, कलेक्टिव इंटरप्राइजेस का मतलब हमने मान लो एक बार उसने एक बल्ब बनाने के लिए भाई उसने नाइट्रोजन ली, ठीक है, नाइट्रोजन उसमें फिल करने के लिए, फिर एलिमेंट के बारे में सोचा होगा, फिर यार उसने गैसेस के बारे में जाना होगा कि गैस का क्या रोल होता है बल्ब बनाने के लिए, फिर कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें उसने सोची हुई। तो कलेक्टिव है ये, है ना, मिला जुला एक तरीके से उद्यम है ये। साइंस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, ये बात भी ठीक है कि भाई उसको नॉलेज, अगर मान लो वो बल्ब के बारे में सीख रहा है तो दूसरी चीजों के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है, कि भाई इन चीजों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उससे जब अल्फा एडिशन से पूछा गया कि बेटा मैं मतलब आपको बोल रहा हूं कि आपने 1000 बार आप फेल हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? आप बल्ब नहीं बना पाए। तो वो बोला कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 1000 वो तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब उसका पॉजिटिव अप्रोच था। तो साइंस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। तो उसने जगह जगह दूसरी चीजों से भी सीखा होगा कि बल्ब ऐसे नहीं बनाया जा सकता, ऐसे नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे लगता है ए और सी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ओके। व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम? देखो मॉडलिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जैसे कोई सोसाइटी या मॉल बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी मॉडलिंग करते हैं, एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, है ना, वो रखा रहता है आगे, फिर देखते हैं कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा आने वाला है। तो ऐसे ही किसी सिस्टम को जब बनाते हैं हम तो उसकी मॉडलिंग करते हैं, पहले उसको छोटा बना के देखते हैं। उससे क्या होगा, उससे उसको एनालाइज करना आसान रह जाएगा। पहले मॉडलिंग करेंगे, उसको फ्रेमवर्क बनाएंगे उसका, ठीक है। तो रफ फ्रेमवर्क बनाएंगे तो वो उससे क्या हो जाएगा, मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज द रियल सिस्टम। इससे सिस्टम को एनालाइज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीचर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन द क्लास एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है, ऑक्सीजन नॉन कंबस्टिबल गैस। तो इससे क्या सीखा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो इन्फेरेंस और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो सामने देख रहे हैं वो एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और इन्फेरेंस का मतलब निष्कर्ष है। जैसे मान लो बाहर तुम्हारा डोरमेट गीला है, तो डोरमेट गीला है, दिस आपने देखा, दिस इज ऑब्जर्वेशन। लेकिन आप इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यार वैसे तो गीला नहीं, बारिश आई होगी, तो दिस इज इन्फेरेंस, मतलब कंक्लूजन है ये। तो आप जो देख रहे हैं, आपको जो दिख रहा है वो इन्फेरेंस है, वो ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद आपने जो रिजल्ट निकाला है वो क्या है, उसका इन्फेरेंस है, कंक्लूजन है उसका। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है कंबशन में, ठीक है, बट ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टिबल, खुद तो नहीं जलती ऑक्सीजन, ठीक है, बट क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब क्या होगा कि S1 जो है हमारे पास वो इन्फेरेंस है। मुझे ऐसा लगता है S1 क्या है बेटा, इन्फेरेंस है, कि सपोर्टर ऑफ कंबशन है, वो तो निष्कर्ष निकाला हमने, खुद नॉन कंबस्टिबल है। नहीं, S2 हमारा, S2 इन्फेरेंस है और S1 क्या है, कंबस्टिबल है, मतलब ऑब्जर्वेशन। S1 इज ऑब्जर्वेशन, S2 इज ये, ठीक है, ओके। ये आंसर होगा इसका कि S1 इज ऑब्जर्वेशन। हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि ये क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है, भाई कंबशन जलाने में हेल्प करती है। आप तीली जलाते हो, ठीक है, तो वो जल उठती है, कोई भी मोमबत्ती वगैरह। लेकिन अगर ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, आग आप तीली जलाते हो, तो यहां क्यों नहीं आग लग गई, या तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो मतलब नॉन कंबस्टिबल है वो। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, ऑक्सीजन यार खुद तो नहीं जलती,
लेकिन जलाने में हेल्प करती है। तो ये क्या हो जाएगा, S1 इज ऑब्जर्वेशन और S2 इज इनफेरेंस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है हमारे पास, अ गर्ल मेक अ होल बॉटम। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं समझा देता हूं कि एक लड़की ने क्या करा, एक बोतल ली और उस बोतल में कैप लगा दी, उस बोतल के अंदर कैप लगा दी, ढक्कन लगा दिया और एक ना होल कर दिया, पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे एक होल कर दिया, ठीक है, पहले ठीक है होल किया उसने और फिर कैप लगा दी। तो उसने देखा कि ये, अब आप बताओ ये पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। आप खुद करके देखो, अभी करके देखो, एक कोई बोतल पकड़ लो, ठीक है, उसमें पानी भरो, पानी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसको बाहर नहीं लाने देगा। हाँ, अगर ये ढक्कन खोल दिया तो यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये पुश करेगा इसको बाहर की तरफ। ऊपर ऊपर से इसमें क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर भी होगा, ठीक है। अभी लिक्विड के प्रेशर से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है जब ये कैप बंद कर रखे हैं। कैप ओपन करते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और लिक्विड का प्रेशर भी है, इधर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब लिक्विड यहां पे बाहर नहीं आएगा। कहां भाई, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बोतल इज लेस देन वाटर आउटसाइड, ठीक है, यही है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट क्या होता है बेटा, बेकेलाइट वो चीज है जिससे स्विचेस वगैरह बनाते हैं, है ना। सो स्विच होते हैं जो, जिसके बटन होते हैं ना, वो बेकेलाइट होता है, ठीक है। तो बेकेलाइट क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसा है बेटा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करने के बाद वो अपनी शेप रिगेन करते हैं, चेंज नहीं हो सकती उनकी शेप, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो। और उनसे क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विच, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक स्विच। अच्छा, पीवीसी क्या है, पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है, मतलब उसको गर्म करके हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं और उससे कंटेनर बनाए जा सकते हैं, समझ के। तो आंसर क्या होगा, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब कह रहा है कि एक ऑक्साइड ऑफ सब्सटेंस एक्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस वाई, ठीक है। एक सब्सटेंस है, उसका ऑक्साइड है बेटा, ओके, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है बेटा कुछ वाई बनाता है, समझ के। ओके, react with oxygen to form Y. It is observed that Y turns to blue, litmus to red. यानी Y किसको, देखो Y के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। आपको याद हो तो मैंने एसिड बेस का जब टॉपिक पढ़ा है तो मैंने बताया था, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो एसिड और बेस, ठीक है। एसिड क्या करते हैं, एसिड ए अल्फाबेटिकली ए आ रहा है तो इसमें भी अल्फाबेटिकली जो बी और आर में बी पहले आएगा, ठीक है, ए, ठीक है, तो बी आर, एसिड और बेस का डिफरेंस करते हैं ना, तो एसिड में ए पहले, तो ऐसे ही इसमें भी जो अल्फाबेटिकली है वो बी पहले आएगा, तो ब्लू टू रेड करता है, और बेस बाद में आता है, तो ये बाद वाला पहले आएगा इसमें, आर टू ब्लू, समझ के। तो ये पता चल गया हमें कि ये ब्लू से रेड में करता है, मतलब ये एसिड है। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, नॉन मेटल के। अब कह रहा है उसको फिर उसके साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, तो स्टिल एसिडिक इन कैरेक्टर होगी, तो आंसर क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यस, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करो, क्लोरीन गैस, यस, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करो, सोडियम, हाँ यस, क्लोरीन गैस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2NaCl, ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस क्या आएगा, Br2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब Cl Br को रिप्लेस कर देगा, Cl इज मोर रिएक्टिव देन Br, समझ के। तो इसका मतलब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। NaCl को क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। देखो येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज नॉट द रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन, द इनरमोस्ट पार्ट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंपेयर। देखो मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो देखो ये फ्लेम होती है हमारे पास, हाँ ये जो फ्लेम है, ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ ये होती है एक्चुअली में मोमबत्ती की फ्लेम। तो ये सबसे पहले आउटर जोन होता है, ये बाहर का, ये कंबशन, इसको बोलते हैं हम कंबशन, जोन ऑफ कंबशन,
ठीक है। एक मिडिल जोन होता है इसमें, इसको पार्शियल कंबशन बोलते हैं, जिसको येलो पार्ट है, इनको याद रखना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है। और इनर मोस्ट पार्ट जो होता है ये वाला जो जलता नहीं है, अनबर्न्ड वैक्स होता है जो, ठीक है, जहां मोमबत्ती का धागा होता है वो ब्लैक बनाता है, ठीक है। ये वैक्स कैंडल है, ये लीस्ट हॉट होता है, ये वाला पार्ट है ना जो हमारा, ये लीस्ट हॉट होता है, ये जस्ट कैंडल के ये थ्रेड के ऊपर, ठीक है। ओके, अरे ठीक है, ओके। ये मॉडरेटली हॉट होता है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट हमारा बाहर का होता है। तो यानी किसी भी पोर्शन का, किसी भी जो पार्ट है उनका टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, समझ गए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये दिखाने के लिए मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ ठीक है, ओके। कह रहा है कि अब यहां पे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल पार्ट, द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, द टेम्परेचर ऑफ मिडिल जोन एंड नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम। नहीं, कभी भी दो पार्ट का जो टेम्परेचर वो सेम नहीं रहेगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, वही कह रहा है कि नॉट ट्रू है, ओके। बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लो और जो मैच कर लो उससे, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर आएगा इसका, यस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क के अंदर जो आपकी थर्मस बोतल है, ठीक है, अभी जो मिल्टन वाली बोतल आप यूज कर रहे हो पानी पीने के लिए, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो लेयर्स होगी इनर और आउटर लेयर के बीच में, उसके अंदर होता है वैक्यूम। क्या होता है बेटा, वैक्यूम, बीच में वैक्यूम होता है, कोई कुछ एयर नहीं होती, वो इसलिए ताकि हीट एक्सचेंज ना हो, समझ में आ रहा है नहीं, या कोई गैस नहीं होती, वैक्यूम खाली जगह होती है यहाँ पे, क्लियर है बेटा। तो वैक्यूम इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ताकि प्रिवेंट द हीट लॉस, हीट लॉस नहीं हो इधर उधर कंडक्शन या कन्वेक्शन की तरह। नेक्स्ट आगे, बूजो वांट्स टू सेट अप ऑफ द सर्किट ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। देखो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर अगर देखें हम, ठीक है, क्या गया, अरे व्हाट इज दिस, क्या देख रहे थे हम, ये वाला कैलोरी, ठीक है। देखो इस प्रोसेस को देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, ठीक है। जो नेगेटिव पोर्शन है हमारे पास, ये जो नेगेटिव पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, कैथोड होता है, ठीक है। और पॉजिटिव क्या होता है हमारा, एनोड होता है, ठीक है। और कैथोड किसका बना होता है, जो कैथोड है वो हमारे पास प्योर कॉपर का बना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंट होता है, वो आपको पता ही है, ठीक है, वहां पे ये चीजें उल्टी हो जाती हैं। और इम्प्योर कॉपर क्या होता है हमारे पास, एनोड होता है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, इम्प्योर कॉपर कैसा है, एनोड है, और प्योर कैसा है हमारे पास, कैथोड कैसा है हमारा, प्योर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनोड है वो कैसा है, इम्प्योर है, पता है आपको, और कैथोड कैसा है, प्योर है, और सॉल्यूशन कैसा, कॉपर सल्फेट का है। सॉल्यूशन किसका है बेटा, कॉपर सल्फेट का है। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है 82, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स टू मीडियम एक्स एंड वाई। देखो कभी भी जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी देखो, ये ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल, ये एक्सपेंड हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। देखो जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को चाहे तुम ऐसे खोल लो या कम कर लो, ठीक है, क्या नंबर ऑफ हेलिक्स चेंज होते हैं, नहीं, वो तो उतने ही रहेंगे। हाँ, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाता है, और डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ होती है वो, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है कभी भी। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये इक्वल रेशियो में चेंज होंगे, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो चेंज इन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, अगर इंक्रीज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, नो चेंज। वेवलेंथ अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी, समझ के, ओके, तभी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ओके। चेंज इन स्पीड, अगर ये क्या हो रहा है, स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या हो रही है हमारे पास, अब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज होगी, और ये क्या होगी, नो चेंज होगी। तो डी में नो चेंज है और ए में नो चेंज है, ठीक है, बाकी और किसी में नहीं है, ऐसा है, अच्छा इसमें है, पहले यहां पे डिक्रीज
बी क्या हमारा, बी इंक्रीज, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे, यस, द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेशन इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल। डेड वेजिटेशन का मतलब जो प्लांट्स वगैरह हैं बहुत साल पहले, ठीक है, मिलियंस ईयर एगो, जो प्लांट्स है वो दब गए कहां पे, अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है, और दबते दबते हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, कोयला बना, समझ के, तो कोल आंसर आ जाएगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोनों चाहिए, उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। तो पीएच पेपर कैसा हो जाता है, येलोइश ऑरेंज हो जाता है। विच ऑफ वुड द चेंज द कलर पीएच पेपर टू ब्लूइश। ब्लूइश को कौन कन्वर्ट करेगा, देखो कलर चेंज, कभी भी सॉल्ट कलर नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अच्छा अगर ये देखो, ये विनेगर और लेमन जूस में देखो यार, ये दोनों एसिड है, और दो एसिड होते तो मतलब दो ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि एसिड तो सेम जैसे ही बिहेव करेंगे। तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सॉल्ट नहीं हो सकता। ये क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बेसिक है, MgOH होल ट्वाइस, समझ के। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना जो हमारा, वो बेसिक इन नेचर होता है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस रहेगा, समझ के। ओके, इसका थोड़ा लॉजिक तरीके से आंसर दे सकते थे हम। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत लॉजिकल है क्वेश्चन पेपर, मैं सच बता रहा हूं आपको। ठीक है, मुझे भी कुछ चीजें देखनी पड़ी इसमें। ठीक है, ओके, तो काफी सही, अच्छा क्वेश्चन पेपर, सही लेवल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चूज द मेकिंग ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर ये तो हमने कराया था भाई। फ्यूज वायर के लिए क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, और रेजिस्टिविटी हाई रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो वायर कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए वायर एरिया पतला होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए तो रेजिस्टेंस तभी से ज्यादा होगा, तो हाई होगा। और मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, मेल्ट, जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए, तभी तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाएगा वो। तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, थिकनेस लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगला देखो, नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको दिखा देता हूं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। यहीं पे हो जाएगा ना, चलो ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल कहाँ है, नाइट्रोजन साइकिल देखो, ये मैं नाइट्रोजन साइकिल आपको एग्जाम से एक दिन पहले शायद पढ़ाई थी यहाँ, शायद मैंने मैराथन क्लास में पढ़ाई थी। ठीक है, पढ़ाई थी, हाँ मुझे पता है ये। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल है कि देखो, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, पहले जो बैक्टीरियाज हैं वो उसको डीनाइट्रीफाइंग करेंगे, फिर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कैसे कन्वर्ट होती है हमारे यूज के लिए, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो ये रहा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड द रूट मॉडल्स लिगुमिनस प्लांट इज। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट करते हैं, हमारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो हमारी यूजफुल नाइट्रोजन है, मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इसकी कौन सी प्रोसेस, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्योंकि आ रहे हैं वापस। ठीक है, पीडीएफ में एक्चुअली में ना बेटा, पीडीएफ में पिक्चर ऐड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पिक्चर अलग से दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पे अब क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हाँ, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जीनियस वेस्ट डेड प्लांट नहीं, सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा एटमॉस्फेयर से, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी उसकी हेल्प करेंगे, तो डी आएगा सबसे पहले, ये वाला डी देखो, डी सब में है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में करेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हमारे पास, उसके बाद होगा अपटेक ऑफ द कंपाउंड और नाइट्रोजन बाय प्लांट थ्रू रूट सिस्टम। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये सीक्वेंस होगा, आप पीछे देख सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द फॉलोइंग इज द वेदर चार्ट ऑफ द सिटी ऑफ डिफरेंट मंथ्स, विच मंथ विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन कब ज्यादा होगा, कपड़े जल्दी कब ज्यादा सूखते हैं भाई, जब जल्दी हवा चलती है, तेज हवा चलती है, गर्मी भी ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब हवा का स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ है बताओ, विंड स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है। आंसर क्या होगा, ये होगा। ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी उधर। ठीक है, हवा में सब उड़ जाएगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट,
Which of the following statement about the sequence of event in sexual reproduction flower is correct? सब देखो, सीडिंग कब बनती है, पहले क्या होता है, आपको क्या लगता है कि एक फ्लावर में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा पॉलिनेशन। पहले ना उसके पॉलेंस जाएंगे, ठीक है, मे फीमेल पार्ट के अंदर, तभी तो क्या बनेगा, तभी तो पॉलिनेशन होगा। उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रॉय बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा? सीड, लास्ट में सीड बनेगा। उसके बाद फ्रूट बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? सीडिंग एंड फॉर्म आफ्टर द पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सीडिंग तो लास्ट स्टेज है ना, तो पहले पॉलिनेशन होगा, फिर एम्ब्रॉय बनेगा, फिर सीडिंग होगी। समझ के? ओके। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड? ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं बेटा जिनके अंदर डक्ट होती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये डक्ट वाले होते हैं, नल मतलब इनके नली होती है इनके, ठीक है। और एंडोक्राइन कौन से होते हैं? डक्टलेस होते हैं। इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड जगह जगह हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो डक्टलेस, डक्ट नहीं होती इसके अंदर, नलियां नहीं होती। समझ के? तो सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? थ्रू डक्ट्स। नॉट ट्रू बोल रहे हैं, नॉट ट्रू। समझ के? आंसर ये ठीक हो जाएगा। 90 है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड्स। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को काटोगे, फ्लड ही फ्लड आएगा। हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर रिड्यूस्ड। यस, पानी नीचे नहीं जा पाएगा बेटा। समझ में आया? जमीन से। क्यों? जब जो प्लांट है वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। क्लियर है बेटा? तो ये बिल्कुल ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सीटेट 15 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसके बेटा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है ज्यादा लॉजिकल था, और यहाँ पे सीबीएसई को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जरूर अपनाना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। लकी हैं वो बच्चे जिनका 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं हमारा जो पढ़ा हुआ बिल्कुल आया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, ठीक है। और बट डोंट लूज योर होप, ठीक है। हो सकता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। आंसर की का वेट कर लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी दिस इज द सॉल्यूशन। और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका हमने आपको बताया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।